नमस्कार। इस ई क्लासरूम के जरिए जुड़े हुए तमाम कॉलेजेस के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर, चाहे वो फिलॉसफी के हों या दीगर डिपार्टमेंट से, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र के स्वरूप पर कुछ बातचीत हमारे विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से करने का प्रयास करूंगा। और जब भी हम एथिक्स की या नीति शास्त्र की बात करते हैं तो कुछ संप्रत्यय उसके साथ में इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं कि उनकी व्याख्या करना स्वयं नीति शास्त्र के स्वरूप को समझने के लिए और उन प्रत्ययों का नीति शास्त्र से संबंध समझने के लिए जरूरी हो जाता है। अतः मैं ह्यूमन वैल्यूज, जिसको कि हम मानवीय मूल्य कहते हैं, और मानवीय मूल्य क्योंकि मनुष्य के शुभत्व से जुड़े होते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत चर्चा मैं शुभ के प्रत्यय पर भी करूंगा। मेरे कहने का मतलब कि नीति शास्त्र का स्वरूप और उसके अंदर विश्लेषित होने वाले जो मूल पहलू हैं, उनके ऊपर कुछ बातचीत मैं विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से या विद्यार्थियों के लिए जो उपयोगी हो सके करने का मेरा प्रयास रहेगा। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं कमिश्नरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन और यहां पर ई क्लासरूम की जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने वाले तमाम ऑफिसर्स का, जिसमें से मेरे मित्र पंकज माथुर साहब बहुत ज्यादा शिद्दत से इन चीजों को देखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि ये व्यवस्था सुचारू चले, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों से और दूसरे विद्यार्थियों से इस ई क्लासरूम के माध्यम से संपर्क कर सकूं। मैं अपनी बात शुरू करूं तो सबसे पहले इस प्रश्न के साथ शुरू करना चाहता हूं कि हम एथिक्स का अध्ययन क्यों करते हैं। यह नीति शास्त्र हमारे सिलेबस में आखिरकार है ही क्यों। देखिए, जब विद्यार्थी आते हैं वो कुछ सिलेबस उनके पास में होता है, वो जब तक क्लासेस में जाना शुरू करते हैं तो आमतौर पर ये इंट्रोडक्टरी बातें हो चुकी होती हैं या कभी कभी स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। तो ये अपने आप में समझना जरूरी है कि आखिरकार ये नीति शास्त्र हमारे सिलेबस का पार्ट क्यों है, हमको ये नीति शास्त्र क्यों पढ़ाया जाता है या हमको ये नीति शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात मैं ये कहूं, खासतौर से जब विद्यार्थी नीति शास्त्र या दर्शन शास्त्र विषय का वर्णन करते हैं अपने बीए के कोर्स में, तो ये उनके लिए एक एकेडमिक फॉर्मेलिटी होती है। एकेडमिक फॉर्मेलिटी कहने का मतलब क्या है कि ये उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। आपने बीए में दर्शन शास्त्र विषय का चयन किया है, दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत नीति शास्त्र मैं समझता हूं कि ज्यादातर कॉलेजेस में शायद सेकंड ईयर में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कहीं पे भी पढ़ाया जाता है तो इस चीज की प्रासंगिकता वैसी ही रहती है। तो एकेडमिक फॉर्मेलिटी अपने आप में हमारे लिए सबसे पहली जरूरत होती है। ठीक है, आपको नीति शास्त्र पढ़ना है, हो सकता है पढ़ते पढ़ते, और ऐसा होना भी चाहिए, मैं मानता हूं कि आपकी एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी बन जाए, आपको उस विषय में रुचि आने लग जाए, तो नीति शास्त्र सिर्फ आपके लिए पाठ्यक्रम का हिस्सा ना रह जाए बल्कि आपके रुचि का क्षेत्र बन जाए। कुछ लोग जो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी नहीं हैं, उनके लिए भी ये एकेडमिक फॉर्मेलिटी न होते हुए भी, मैं ऐसे बहुत सारे मित्रों को जानता हूं, बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूं जो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी नहीं है लेकिन नीति शास्त्र की कक्षा में आते हैं, और वो सिर्फ इस वजह से आते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि सर हम इन संप्रत्ययों को समझना चाहते हैं, हम नीति शास्त्र की रूपरेखा को समझना चाहते हैं। तो दूसरी चीज हमारी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, या हमको उसके अंदर आनंद आने लगता है इन संप्रत्ययों का विश्लेषण करने में, इनको समझने में। तो ये भी हमारे नीति शास्त्र के अध्ययन का एक वजह, एक कारण बन सकता है।
और नीति शास्त्र का उद्देश्य। जरूरी नहीं है जब हम विद्यार्थियों को यह पढ़ाते हैं कि देखिए आप कोई प्रवचन करने लग जाएंगे या आप किसी और प्रकार का उपदेश करने लग जाएंगे। आप नीति शास्त्र को एक एकेडमिक डिसिप्लिन के तरीके से समझिए, उसके सिद्धांतों को समझिए, उसकी थ्योरीज को समझिए। लेकिन नीति शास्त्र को पाठ्यक्रम में डालने का एक मौलिक उद्देश्य, एक मूलभूत उद्देश्य यह भी है कि जो नीति शास्त्र को पढ़े, नीति शास्त्र को समझे, नीति शास्त्र के संप्रत्ययों का विश्लेषण करे, ये उम्मीद की जाती है कि वो खुद के व्यवहार में, एटीट्यूड में, अप्रोच में परिवर्तन भी ला सकता है। कहने का मतलब ये तीनों ही चीजें जॉइंटली, एक दूसरे पर आधारित, एक के बाद एक, या स्वतंत्र रूप से नीति शास्त्र में हमारी रुचि बना सकती हैं। तो अब हम उस मूल प्रश्न की ओर आते हैं कि आखिरकार नीति शास्त्र है क्या? What is ethics? देखिए, पहली चीज तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि नीति शास्त्र के बारे में हम ये कह सकते हैं ए सब्जेक्ट विद इन फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा या पढ़ाया जाने वाला एक विषय है। ये हम इसके परिचय के रूप में, एक बहुत ही सामान्य परिचय के रूप में बात कर सकते हैं। यदि फिर हम इसके कंटेंट को लेकर के बात करें, इसकी सामग्री को लेकर के बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ स्टडी ऑफ मॉरल थॉट एंड थ्योरीज। ये नैतिक विचारों का और नैतिक सिद्धांतों का अध्ययन है। नैतिक सिद्धांतों और नैतिक विचारों का अध्ययन करने का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि जिन भी बातों को हम नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से श्रेयस्कर मानते हैं, या हम जब ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे नीति के सिद्धांत, नैतिकता के सिद्धांत किस तरीके से अनफोल्ड होते हैं, किस तरीके से डेवलप होते हैं, किस तरीके से उनका निर्माण होता है, तब हम ये कह सकते हैं कि ये मॉरल थॉट और थ्योरीज का अध्ययन है। और यदि हम इसके स्वरूप को लेकर के बात करें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पारंपरिक रूप से हम ये पढ़ते और पढ़ाते आए हैं दैट एथिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस। ये नॉर्मेटिव शब्द मेरा अनुभव रहा है कि विद्यार्थियों को बहुत आसानी से इतना ज्यादा सहज महसूस नहीं होता है। अतः मैं ये समझता हूं कि यदि हम थोड़ी सी चर्चा इस बात के ऊपर करें कि आखिरकार नॉर्मेटिव या आदर्श मूलक या नियामक विज्ञान कहें, ये कहने का क्या अर्थ होता है। ए साइंस और स्टडी विच डील्स नॉट विद इज बट विद ऑट। ऐसा विज्ञान या ऐसा अध्ययन जिसका संबंध है से न होकर चाहिए से होता है, उसे हम नॉर्मेटिव स्टडी या नीति शास्त्र के रेफरेंस में बात करें तो नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हम किताबों में पढ़ लेते हैं कि इसका सरोकार है से ना होकर चाहिए से है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है, हम इस बात को समझें कैसे? देखिए, इसको समझने का एक आसान तरीका यह है कि हम नीति शास्त्र में वस्तु स्थितियों को देखते अवश्य हैं। ऐसा नहीं है कि हम अनुभवी किसी ऐसी चीज का करने लगेंगे कि जो है ही नहीं। हम हमारे सामने जो प्रदत्त है हम उसी को देखते हैं, इसलिए उस सीमा तक है हमारे लिए महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होता है। लेकिन है हमेशा हमारे लिए वैसा नहीं होता जैसा कि हम सोचते हैं कि वस्तु स्थिति को होना चाहिए। तो मनुष्य के व्यवहार में, मनुष्य के आदर्श के लिए, मनुष्य के जीवन के लक्ष्य के लिए वस्तु स्थिति कैसी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि मनुष्य को व्यवहार कैसा करना चाहिए, मनुष्य के आपसी संबंध कैसे हैं। ये एक समाज शास्त्रीय अध्ययन हो सकता है, लेकिन मनुष्य के संबंध या मनुष्य के पारस्परिक संबंध कैसे होने चाहिए, जब हम इस विषय का अध्ययन करते हैं तो हम इसको नॉर्मेटिव या आदर्श मूलक या नियामक विज्ञान की श्रेणी में डाल देते हैं।
नियामक विज्ञान का या नॉर्मेटिव साइंस का लक्ष्य या स्वरूप यह है कि वो वस्तु स्थिति का अध्ययन नहीं करता, अपितु उन नॉर्म्स की, उन नियमों की, उन मानकों की स्थापना करने का प्रयास करता है जिसको कि हम हमारी मानवीय व्यवहार की दृष्टि से मानते हैं कि होना चाहिए। है नहीं, लेकिन हम क्या कल्पना करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, हम हमारी बुद्धि से या अन्य किसी भी प्रकार के अनुभव से ये निगमित करने की कोशिश करते हैं कि मानवीय संबंधों की, पारस्परिक संबंधों की, हमारे आदर्शों की स्थिति क्या बननी चाहिए। इसलिए हम नीति शास्त्र को है का विज्ञान ना कहकर चाहिए का विज्ञान कहते हैं, और इस रूप में ये एक आदर्श मूलक या नियामक विज्ञान होता है। हम 3 शास्त्रों को, जिसमें नीति शास्त्र के अलावा तर्कशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र भी शामिल है, नियामक विज्ञान इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब हम तर्कशास्त्र की या लॉजिक की बात करते हैं तो जिस तरीके से लॉजिक का काम किसी वस्तु स्थिति की बात नहीं है, बात करना नहीं है, बल्कि विज्ञानों को यह निर्देशित करना है कि विचार के नियम क्या है, तर्क के नियम क्या है, और विज्ञानों को यदि अपनी तार्किकता बनाए रखनी है, यदि अपनी समझ में रैशनैलिटी बनाए रखनी है, तो उनको लॉजिक के नियमों का, तर्कशास्त्र के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो विज्ञान को नियम प्रदर्शित करने वाला जो शास्त्र है उसको हम लॉजिक कहते हैं। लॉजिक इस रूप में एक नियामक विज्ञान है। और एस्थेटिक्स, जिसको कि हम सौंदर्य शास्त्र कहते हैं, सौंदर्य अनुभूति या सौंदर्य के अध्ययन के लिए जब हम मानकों का निर्माण करते हैं तब हम ये कहते हैं कि नीति शास्त्र के साथ साथ सौंदर्य शास्त्र भी एक आदर्श मूलक या नियामक विज्ञान है, जिसको हम अंग्रेजी में नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं। बहरहाल हमारा जो सरोकार है इस वक्त, मैंने तर्कशास्त्र की या सौंदर्य शास्त्र की यानी कि लॉजिक की या एस्थेटिक्स की बात सिर्फ बात को समझाने के लिए की। हम अभी महदूद हैं, हमारा सरोकार सिर्फ नीति शास्त्र तक है, इसलिए हम सिर्फ नीति शास्त्र के संदर्भ से संबंध में बात करेंगे। देखिए, जो अंग्रेजी शब्द एथिक्स है, जब हम पाश्चात्य परंपरा में बात करते हैं, और अधिकांश जो सिलेबस हमारे बीए के छात्रों के लिए बनाया गया है, इवन एमए के छात्रों तक भी काफी हद तक ये देखा गया है कि उसमें पाश्चात्य परंपरा के सिद्धांत और दार्शनिकों को रिलेटिवली ज्यादा स्थान दिया गया है। तो पाश्चात्य दृष्टिकोण से यदि हम बात को आगे बढ़ाएं तो हम ये देखते हैं कि एथिक्स की जो पृष्ठभूमि है, एथिक्स का जो उद्भव है, वो एक ग्रीक शब्द है इथॉस, और एक दूसरा शब्द है मोरेस, या इसको कुछ लोग मोर्स भी प्रोनाउंस करते हैं। तो इन 2 शब्दों में हम ये देखते हैं कि एथिक्स शब्द की का जो निगमन है ये इनके आधार पर हुआ है। एथोस और मोरेस दोनों ही शब्दों का अर्थ कस्टम्स या हैबिट्स है। कस्टम्स यानी कि हमारे रीति रिवाज, और हैबिट्स जो रीति रिवाजों के चलते आदतें जो हमारे व्यवहार के अंदर स्थायी प्रवृत्तियां डेवलप हो जाती हैं, उन्हें हम हैबिट्स कहते हैं। तो नीति शास्त्र का उद्भव, या इस शब्द का उद्भव कम से कम हम ये कहते हैं कि कस्टम्स से और हैबिट्स से हुआ है। इस चीज को थोड़ा सा समझ लेने की जरूरत इस तरीके से है कि देखिए, नीति शास्त्रीय सिद्धांत कोई वैक्यूम में नहीं बनते हैं। अचानक हमको कोई समाज के बाहर का व्यक्ति आकर के ये नहीं बता सकता, जिसका समाज से कोई, हम कल्पना करें कि ऐसा व्यक्ति जो कि समाज का हिस्सा नहीं है, वो अचानक किसी बौद्धिकता से कोई गणितीय सिद्धांत हमको आकर के बता देगा और वो ये कहेगा कि देखिए, आप इन सिद्धांतों को अपने नैतिक सिद्धांत बना लीजिए। नैतिकता शनाय शनाय पारस्परिक संबंधों से, पारस्परिक संबंधों में उठने वाली कठिनाइयों से, फिर उन कठिनाइयों के रिजोल्यूशन से हम धीरे धीरे सिद्धांतों को डेवलप करते हैं। यानी कि नीति शास्त्रीय सिद्धांत धीरे धीरे पारस्परिक संबंधों से, संबंधों का जब हम ये देखते हैं कि संबंधों में कितनी ज्यादा फ्रिक्शनलेस सोसाइटी हम बना सकते हैं, और साथ साथ मानव होने के नाते हम मानवीय मूल्यों की तरफ किस तरीके से अग्रसर होते हैं, तो ये जो सिद्धांत हैं धीरे धीरे निर्मित होते हैं, और ये हमारी परंपरा का और हमारी आदतों का हिस्सा बनते चले जाते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब हैबिट्स को हम कहते हैं, हमारी आदतें जो हैं
वो सेटल्ड डिस्पोजिशंस होते हैं। सेटल्ड डिस्पोजिशन कहने का क्या मतलब है कि वो आदतें या व्यवहार के वो पैरामीटर्स जो हमारे अंदर स्थायी भाव में रह जाते हैं। तो जो हमारी स्थायी आदतें हैं वही हमारा चरित्र बनती हैं। देखिए, अगर हम इसको बिल्कुल ही डेफिनेशनल तरीके से बात को देखें और चरित्र की बात उठाएं, तो चरित्र किसी भी मनुष्य का किस चीज में परिलक्षित होगा? चरित्र मनुष्य का उस चीज में परिलक्षित होगा जो कि वो व्यवहार किसी भी अन्य व्यक्तियों के साथ में करेगा। आप अपने दिमाग से चाहे कैसी भी बातें करते रहें, बहुत बड़े बड़ी आप आदर्शवादी बातें करें, लेकिन यदि आपके व्यवहार में वो चीजें नहीं हैं, तो फिर आपके चरित्र के बारे में आकलन आपकी बौद्धिकता से नहीं होगा, बल्कि आपके व्यवहार से होगा। तो व्यवहार आपका चरित्र बन जाता है। और फिर आगे कहा गया कि एथिक्स इज द साइंस ऑफ कैरेक्टर एंड कंडक्ट। नीति शास्त्र में क्या हो रहा है? ये आपके चरित्र का, आपके व्यवहार का विश्लेषण कर रहा है। चरित्र का और व्यवहार का विश्लेषण, देखिए, व्यवहार का विश्लेषण साइकोलॉजिस्ट भी कर सकता है और साइकाइट्रिस्ट भी कर सकता है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उन लोगों का क्षेत्र मनुष्य के व्यवहार का वो तथ्यात्मक अध्ययन करना है। एक पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात वहां पर हो सकती है, क्लिनिकल स्टडी वहां पर हो सकती है कि मनुष्य आखिरकार ऐसे व्यवहार क्यों करता है। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि मनुष्य कैसा व्यवहार क्यों करता है, ये साइकोलॉजी की बात हो सकती है, ये इवन सोशियोलॉजी की बात हो सकती है, लेकिन मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये प्रश्न नीति शास्त्र का प्रश्न है। और इसी रूप में हम ये कहेंगे कि एथिक्स इज अ साइंस ऑफ कैरेक्टर एंड कंडक्ट। फिर हम नीति शास्त्र के बारे में, उसके नॉर्मेटिव कैरेक्टर के बारे में, उसके आदर्श मूलक कैरेक्टर के बारे में और कह सकते हैं कि इट इज द साइंस ऑफ हाईएस्ट गुड, सर्वोच्च शुभ, जिसको ग्रीक लिटरेचर में सुम्मम बोनम भी कहा गया पाश्चात्य दार्शनिकों ने, और फिर बाद में इसको यूरोपियन दार्शनिकों ने इसको सुम्मम बोनम, जो परम शुभ है, उसके बारे में अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान है। तो ये शुभ का संप्रत्यय अब नीति शास्त्र की परिभाषा में या इसके स्वरूप के विश्लेषण में हम ये देखते हैं कि बहुत धीरे से प्रवेश कर गया। तो ये समझना होगा कि शुभ क्या है। शुभ क्या है? मनुष्य क्या प्राप्त कर लेना चाहता है। मनुष्य जो प्राप्त कर लेना चाहता है, वहां तक पहुंचने में जो कुछ भी सहायक है, उसे हम शुभ कहते हैं। तो सर्वोच्च शुभ क्या है? जो मुझे मेरे सर्वोच्च आदर्श तक पहुंचने में मेरी मदद करे, सर्वोच्च आदर्श को मुझे रियलाइज करवाने में मेरी मदद करे, वो सर्वोच्च शुभ होगा। और हम धीरे धीरे देखेंगे कि बहुत सारे दार्शनिकों ने सर्वोच्च शुभ में और सर्वोच्च आदर्श में कोई भेद नहीं किया। धीरे से इसी तरीके से हम देखेंगे कि ये पूरी की पूरी व्याख्या मूल्य के विश्लेषण से आगे आकर के जुड़ जाएगी। हम आगे कह सकते हैं, एथिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट और गुड इन मैन। विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूंगा इस मौके पर कि देखिए, इन शब्दों का भेद आप लोग प्राय नहीं करते। आप ये सोचते हैं कि जैसे राइट और गुड एक ही चीज है। ठीक है, कई मायनों में राइट और गुड एक ही चीज है। इट इज गुड टू बी राइट एंड इट इज राइट टू बी गुड, ये आप कह सकते हैं। लेकिन जब हम नीति शास्त्र में इन संपत्तियों का विश्लेषण करते हैं, तो आप एक चीज को अच्छे तरीके से ध्यान में रखें कि जो गुड है, जो शुभ है, वो मूल्य से जुड़ा हुआ है, जबकि जो राइट है वो उचित से जुड़ा हुआ है। खासतौर से जब हम कांट के मूल्य निरपेक्ष नीति शास्त्र की बात करते हैं, और जब हम अन्य लोगों के, जिनको के हम प्रयोजन मूलक नीति शास्त्र कहते हैं या टेलियोलॉजिकल एथिक्स कहते हैं, वहां पर यह भेद अभी हम आगे देखेंगे कि ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। राइट में मूल्य को उतना महत्व नहीं दिया जाता, और जब गुड की बात होती है तो गुड में ऐसा नहीं है कि राइट की बात नहीं होती, लेकिन वहां पर उचित परिभाषित होता है शुभत के रेफरेंस में। और जब हम राइट की बात करते हैं, तो यदि शुभ को कोई स्थान मिलता भी है तो वो राइट के रेफरेंस में स्थान मिलता है। आगे जाकर के जब पीजी के जो विद्यार्थी हैं वो राइट और गुड की एक कंट्रोवर्सी का विश्लेषण ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। बहरहाल हमको इस वक्त ये चीज क्लियर रखनी चाहिए, कम से कम हमारे बीए के लेवल पर,
कि राइट और गुड आपस में एक ही चीज नहीं है, ये दो अलग अलग वैचारिक धाराएं हैं। इनमें समानताएं हो सकती हैं लेकिन ये पूरी तरीके से आइडेंटिकल नहीं है। इसके आगे हम बात करें, जब हमने समझ लिया कि ये नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है, इसके अंदर हम क्या अध्ययन करते हैं, तो फिर हम ये देखें कि इसके प्रमुख क्लासिफिकेशंस, इसके प्रमुख वर्गीकरण क्या हैं। विद्यार्थी आमतौर पर इन नामों से अवगत होते हैं, लेकिन यदि हम उनसे ये कहें कि आप इसकी व्याख्या करें, इसकी परिभाषा करें, तो इसके अंदर जो पारिभाषिक भेद हैं, यानी कि जो कंसेप्ट की मौलिक डिफरेंस हैं, उसको लेकर के कभी कभी ये देखा जाता है कि बहुत स्पष्टता नहीं होती। तो मैं पहले आपसे उन ब्रॉड डिविजन्स के बारे में बात करूं कि हम जब नीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं, खास तौर से नॉर्मेटिव, देखिए नीति शास्त्र को हम कन्वेंशनली और सामान्य रूप में नॉर्मेटिव एथिक्स कहते हैं, लेकिन ये पूरी बात नहीं बताई जा रही है। नॉर्मेटिव एथिक्स एक बहुत बड़ा हिस्सा एथिक्स का, ऐसा नहीं है कि नॉर्मेटिव एथिक्स के बाहर एथिक्स नहीं होती है, लेकिन अभी क्योंकि हमारा प्रमुख फोकस नॉर्मेटिव एथिक्स पर है, हम केवल नॉर्मेटिव एथिक्स के डिविजन्स की बात करें, उसके वर्गीकरणों की या उसके हम ये कहेंगे क्लासिफिकेशंस की बात करें, तो हम सबसे पहले हमारे सामने जो चीज आती है उसको हम वर्च्यू एथिक्स कहते हैं, या हम इसे सद्गुण नीति शास्त्र कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास में है डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का मतलब क्या है? जो परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र है, यानी जिसके अंदर परिणाम इतने महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि औचित्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हम डियोंटोलॉजिकल या परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र कह सकते हैं। और फिर हमारे पास में एक कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स, जिसको कि हम परिणाम सापेक्ष या हम ये कह सकते हैं कि परिणाम मूलक नीति शास्त्र की बात हम कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें एक माइन्यूट डिफरेंस डिस्कस नहीं किया गया है। विद्यार्थियों से मैं कहूंगा कि इस चीज को ठीक से वो नोट कर लें कि जो परिणाम के ऊपर आश्रित या परिणाम के ऊपर केंद्रित नीति शास्त्र है, उसमें भी हमको दो भेद करने चाहिए। हम कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स का भी नाम सुनते हैं और हम टेलियोलॉजिकल एथिक्स का भी नाम सुनते हैं, और प्राय पुस्तकें हमको ये स्पष्ट नहीं कर पाती कि इन दोनों में भेद है या इन दोनों चीजों को वो बिल्कुल बराबर या आइडेंटिकल मान लेते हैं। लेकिन एक मौलिक और बारीक भेद दोनों में है कि जब हम कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स की बात करते हैं तो हम प्राय उस अंतिम परिणाम की बात नहीं करते हैं, हम निकट परिणामों की बात करते हैं। लेकिन जब हम टेलियोलॉजिकल एथिक्स की बात करते हैं तो परिणाम हमारा परम मूल्य होता है, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। यहां पर जो हमारा उद्देश्य होता है, हमारा जो लक्ष्य होता है, वो दूरगामी होता है, वो अल्टीमेट होता है। हम जिन मूल्यों को स्थापित करते हैं या नॉर्मेटिव एथिक्स के माध्यम से हम ये निश्चय करते हैं कि हमारे मूल्य ये हैं, तो परम मूल्यों की प्राप्ति को केंद्रित होकर के जो नीति शास्त्र के सिद्धांत बनाए जाते हैं, उसे हम टेलियोलॉजिकल एथिक्स कह सकते हैं। इसके अलावा जो एक नई बात है, और मैं सोचता हूं कि विद्यार्थियों को जाननी चाहिए, अभी तक बीए के लेवल पर यह चीज मुझे नहीं लगता कि शायद किसी यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में ली है, और यदि ली भी है तो बहुत कम स्तर तक ली है, उसको हम एप्लाइड एथिक्स, अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र या प्रायोगिक नीति शास्त्र भी कहीं कहीं कहते हैं। ये एक नई विधा है, मैं इसके बारे में बहरहाल अभी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन वर्च्यू एथिक्स जो मैंने नाम सबसे पहले शुरू में लिया था, इसको जान लेना इसलिए जरूरी है कि जब तक हम इनके आपसी भेदों को नहीं जानेंगे तो हमारी एक समग्र दृष्टि नहीं बन पाएगी इस नॉर्मेटिव एथिक्स के डिविजन्स को लेकर के। तो वर्च्यू एथिक्स में जो प्रमुख फोकस है, जो मूल बात है, उसमें किस चीज के ऊपर बल दिया गया है? व्यक्ति के उत्कृष्ट कैरेक्टर के ऊपर बल दिया गया है, बजाय उसको ये बताने के कि वो करो जो शुभ है। यानी हम इसको बहुत कंसाइसली बात करें तो द एम्फेसिस इज ऑन बीइंग गुड रादर देन डूइंग गुड। अब बीइंग गुड और डूइंग गुड में क्या फर्क है? जो
अच्छा काम करेगा वही अच्छा व्यक्ति होगा। ओनली दैट पर्सन विल बी ए गुड पर्सन हु विल फॉलो गुड प्रैक्टिसेस। हम ये वाली बात कह सकते हैं कि भाई अच्छा बनने के लिए अच्छा करना जरूरी है। देखिए भेद क्या है, इस चीज को यहां पर समझ लेना जरूरी है कि जब तक कोई समस्या नहीं है और समाज ने ये मान लिया कि ये करना अच्छा है, तब तक आप वो करते रहें, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर इंटरप्रिटेशन की, व्याख्या की जरूरत आ जाए तो उत्कृष्ट के, जब हम कहते हैं ना समाज में महापुरुष क्या काम करता है, महापुरुष तो बहुत सारे ऐसे काम करता है जो कि समाज की दृष्टि से उस वक्त तक उसके किए जाने तक स्वीकार्य नहीं होते, और बाद में समाज को यह लगता है कि अरे नहीं नहीं, अगर उस महापुरुष ने ऐसा काम नहीं किया होता तो हमारा समाज कितना पिछड़ा होता, या हम इतनी हमारी दृष्टि व्यापक नहीं बनी होती कुछ चीजों को लेकर के। तो वर्च्यू एथिक्स के अंदर चरित्र की उत्कृष्टता पर बल दिया जा रहा है, वहां पर अच्छा व्यक्ति बनने पर बल दिया जा रहा है, बजाय इसके कि केवल लकीर पीटते हुए कुछ बातें समाज की जैसी की वैसी स्वीकार कर ली जाए। तो जहां पर चरित्र की उत्कृष्टता पर बल है बजाय नियमों की उत्कृष्टता के, ऐसा नहीं है कि नियमों को यहां पर गौण कर दिया जा रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि यदि आवश्यकता पड़े तो महापुरुष की भांति व्यक्ति का चरित्र इतना उत्कृष्ट हो कि वो सही डिसीजन लेने में, सही नैतिक चयन करने में अपने आप को सक्षम बना सके, इसको हम सद्गुणी व्यक्ति कहते हैं। ये सद्गुणी व्यक्ति जो काम करेगा वो वर्चुअस काम करेगा। इसलिए हम इस क्षेत्र को या इस भाग को या नीति शास्त्र के इस दृष्टिकोण को वर्च्यू एथिक्स या सद्गुण नीति शास्त्र कहते हैं। फिर हम बात करेंगे डिओंटोलॉजिकल एथिक्स। अब ये डिओंटोलॉजिकल एथिक्स क्या है? डिओंटोलॉजिकल एथिक्स सीधे सीधे ये कहती है कि देखिए, आपकी बुद्धि आपको जो बताती है कि क्या उचित है वही करना नैतिक रूप से श्रेयस्कर है। आप परिणामों की परवाह मत कीजिए। आपका इंटेंशन यानी कि आपका उद्देश्य जो है कर्म किए जाने का, कर्म का अपने आप का कोई उद्देश्य नहीं है, कर्म अपने आप में उद्देश्य है, और कर्म का जो उद्देश्य है वो तार्किक रूप से बिल्कुल सुसंगत होना चाहिए, चाहे इसके परिणाम कुछ भी निकले। आप परिणाम की परवाह मत कीजिए, केवल उस सिद्धांत पर अमल कीजिए, केवल उस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार कीजिए जो कि उचित है। यहां इस प्रकार की जो बात की गई, इसको हम कभी कभी रैशनलिज्म और प्योरिज्म का, है ना, शुद्धतावाद का नाम देते हैं। इसको फॉर्मलिज्म या आकारवाद भी कहते हैं। आकारवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरीके से निगमनात्मक नीति शास्त्र में कुछ आधारों से कुछ निष्कर्ष निगमित होते हैं, हम उन निष्कर्षों को भावनात्मक रूप से नहीं देखते, हम उसके अंदर कोई सिंथेटिक कंटेंट नहीं देखते, हम केवल डिडक्टिवली कुछ चीजों को डिराइव करते हैं। उसी तरीके से नीति शास्त्रीय सिद्धांत भी या नीति शास्त्र के व्यवहार का पैमाना भी फॉर्मली डिसाइड होता है। इसको हम रिगोरिज्म या कठोरवाद भी कहते हैं। ये इस सिद्धांत का अनुसरण करना या पालन करना हमारे लिए बहुत कष्टप्रद हो सकता है, हमारे हृदय को हो सकता है कि ये ठेस भी पहुंचाए, है ना, हो सकता है। अब देखिए, आप सबने प्रिचर्ड और कांट वैसे इसके पुरोधा माने जाते हैं, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। कांट का नाम तो खैर सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। किसी सीमा तक, लिमिटेड सेंस में, मैं पूरी तरीके से नहीं कह रहा हूं, लिमिटेड सेंस में इसकी तुलना आप निष्काम कर्म योग से कीजिए। निष्काम कर्म योग में जब श्री कृष्ण ने यह कह दिया कि देखो परिणाम की परवाह मत करो, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप परिणाम को, आप जो उत्पन्न होने वाला है इससे उसकी परवाह किए बगैर अपना कर्म करो। यदि बात को हम सिर्फ यहीं तक रखें, है ना, मैं ये दोबारा आपको याद दिला दूं कि पूरी तरीके से सामने नहीं है निष्काम कर्म योग में और डिओंटोलॉजिकल एथिक्स में, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम सिर्फ इतनी सी बात यदि हम समझें कि परिणाम की परवाह किए बगैर केवल सिद्धांत की औचित्य को सामने रख करके किया गया कर्म का संदेश या किए जाने वाले कर्म की बात जो सिद्धांत करता है उसको हम डिओंटोलॉजिकल एथिक्स कहते हैं या परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र कहते हैं। कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट एथिक्स में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मिल और बेंथम की थ्योरीज
सब विद्यार्थियों ने पढ़ी हैं। सुखवाद या उपयोगितावाद जो सिद्धांत हैं वो कॉन्सिक्वेंस को लेकर के यानी कि परिणाम को लेकर के सामने हैं। अगर हम हीडोनिस्ट्स की बात करते हैं यानी कि सुखवादियों की बात करते हैं, ऐसा कोई भी कर्म जो कि सुख का इजाफा करता हो, सुख की समृद्धि करता हो, अभिवृद्धि करता हो और दुख को कम करता हो, वो सिद्धांत स्वीकार्य सिद्धांत है और उसी तरीके के कर्म उचित कर्म है या शुभ कर्म है। टीलियोलॉजिकल एथिक्स की बात मैंने बताई कि यदि हमारी दृष्टि में मूल्य और अंतिम मूल्य सामने है और उनको लेकर के हम करते हैं, भारतीय नीति परंपरा में जैसा कि हम ये जानते हैं कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है, हमारे कुछ भी किए जाने का परम लक्ष्य मोक्ष है, तो जब हम मोक्ष की बात करते हैं और बाकी सारे के सारे आश्रमों की व्याख्या मोक्ष के परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो हम उसको टीलियोलॉजिकल एथिक्स कहना ज्यादा ठीक समझेंगे बजाय कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स की। अब देखिए, बात शुभत्व की भी हो चुकी और बात मूल्य की भी हो चुकी, और एक बड़ा प्रश्न विद्यार्थियों के जहन में रहता है कि ये मूल्य में और मानव मूल्य में क्या फर्क होता है। क्या सारी चीजें जितने भी मूल्य हैं वो मानवीय मूल्य हैं या मानवीय मूल्य अन्य मूल्यों से अलग प्रकार की चीजें हैं। तो देखिए, पहली चीज इसमें समझने की विद्यार्थियों के लिए यह है कि मूल्यात्मक चेतना केवल मनुष्य की बुद्धि में ही उत्पन्न हुई या मनुष्य के पास में ही मूल्यात्मक चेतना है। तो जो मूल्य की बात करेगा वो मनुष्य ही करेगा, और अगर कोई दूसरा करेगा तो हमारे पास में कोई प्रमाण नहीं है कि कोई अन्य प्रकार के प्राणी भी मूल्यों की बात करेंगे। तो उस दृष्टि से तो आप ये कह सकते हैं कि यदि मूल्य की चेतना केवल मनुष्य में पाई जाती है तो किसी तरीके से सारे के सारे मूल्य मानवीय मूल्य ही होने चाहिए। लेकिन हम चेतना होने के उपरांत भी अगर मूल्यों की व्याख्या करें और हम मूल्य की बात को बहुत सिरे से समझने की, शुरुआत से समझने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि हम मूल्यों में और मानवीय मूल्यों में कुछ भेद कर सकते हैं। मैं मान लीजिए आपसे ये पूछूं किसी विद्यार्थी से कि उसके पास में एक मोबाइल फोन है। मैं किसी छात्र या छात्रा से ये पूछूं कि उसके पास में एक मोटरसाइकिल या स्कूटी है, और थोड़ा सा और आगे बढ़ूं और ये पूछूं कि उसके पास में जो बस्ता वो कॉलेज लेकर के आता है या जिस पर वो अध्ययन करता है, इंटरनेट वगैरह की सहायता लेता है, उसके पास में एक लैपटॉप है, तो निश्चित रूप से उसे ये चीजें बिना मूल्य चुकाए प्राप्त नहीं हुई हैं। ये और बात है कि उसके माता पिता ने, उसके संबंधियों ने इन चीजों का मूल्य चुकाया होगा। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि वो जो मोबाइल हमारी जेब में है उसकी कीमत 10,000 रुपए है। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि जो मोटरसाइकिल हम जिसको इस्तेमाल में लेते हैं, स्कूटी को, उसकी कीमत 60,000 रुपए है। और मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि लैपटॉप की कीमत 40,000 रुपए है। ऑल दीज थिंग्स आर वैल्यूएबल। ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए वैल्यूएबल हैं। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए इनका कोई मूल्य नहीं है। मेरे लिए मोबाइल का मूल्य है, मेरे उपयोग की चीज है, स्कूटर का उपयोग है, मेरे उपयोग की चीज है, लैपटॉप का मेरे दिमाग में मूल्य है क्योंकि वो मेरे उपयोग की चीज है। तो क्यों है ये? क्योंकि मैंने इनको हासिल करने के लिए या मेरे बिहाफ पर इनको हासिल करने के लिए किसी ने मूल्य चुकाया है। क्या मूल्य चुकाया है? पैसा अदा किया है ना, रुपए दिए हैं या जो भी देश के अनुरूप करेंसी है वो इसके लिए अदा की गई है। तो हम मूल्य की इस प्रकार की व्याख्या से ये समझ सकते हैं कि वैल्यू इज द इकोनॉमिक इसेंस ऑफ थिंग्स। थिंग्स यानी वस्तु। वस्तु के अंदर जो आर्थिक इसेंस मौजूद है उसे हम मूल्य या वैल्यू कहेंगे। और वैल्यूएबल थिंग्स आर गुड्स। देखिए, कॉमर्स के यदि विद्यार्थी हैं या जिन्होंने पहले पढ़ी है तो वो कमोडिटीज की बात करते हैं, वो गुड्स की बात करते हैं और थिंग्स की बात करते हैं। यदि मैं यहां ये प्रश्न उठाऊं कि थिंग्स में और गुड्स में क्या फर्क होता है? थिंग्स हो सकती हैं। मैं देख रहा हूं सामने मेरे दीवार है, मेरे सामने मान लीजिए कि स्पीकर रखा हुआ है, मान लीजिए कि ये मेरे किसी भी उपयोग की चीज नहीं है, तो ये एक वस्तु है जिसको मैं देख रहा हूं। लेकिन मेरे लिए यही वस्तु गुड कब बनेगी? जब मैं इसको अपने उपयोग में लाऊंगा, जब ये मेरे किसी उद्देश्य की पूर्ति करेगी। जब कोई भी वस्तु, जैसे कि मेरा मोबाइल मेरे उद्देश्य की पूर्ति करता है, मेरे पड़ोसी का मोबाइल मेरे लिए गुड्स हो या नहीं हो, ये बात की बात है, इट्स जस्ट अ थिंग। लेकिन
मैं जिन चीजों को उपयोग में लाता हूं वो वस्तुएं गुड्स हो जाती हैं, और गुड का संप्रत्यय यहीं से शुरू होता है। थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखिए, पकड़ करके रखिए। अब मैंने ये कहा आपसे कि जिन चीजों से मेरे उपयोग की सिद्धि होती है या मेरे उपयोग में लाए जाने के बाद में मेरे किसी प्रयोजन की सिद्धि होती है, उन्हें मैं मूल्य कहता हूं। तो क्या मेरे सारे प्रयोजनों की सिद्धि वस्तुओं से ही होती है, या कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो वस्तुएं ना हो लेकिन मेरे उपयोग की हो? मेरा शरीर, बॉडीली वैल्यूज, स्वास्थ्य मेरे लिए अपने आप में एक मूल्य हो जाता है, क्योंकि यदि मैं स्वस्थ रहूंगा तो मैं एक ज्यादा सफल जीवन जी सकूंगा। रिक्रिएशन है ना, मैं खेलता हूं, दौड़ता हूं, मिलता हूं, जुलता हूं, ये सारी की सारी चीजें मेरे जीवन को सफल बनाने में किसी ना किसी प्रकार से योगदान करती हैं। एसोसिएशन, मेरा लोगों से मेल मिलाप, मेरा भ्रातृत्व, मेरा लोगों से, मेरे समाज से सामंजस्य, मेरी स्वतंत्रता, मेरी सुरक्षा, मेरी एस्थेटिक एडमिरेशन, है ना, बहुत किसी पेंटिंग को देख करके मेरा आनंदित पुलकित होना, है ना, किसी मधुर संगीत को सुन करके, लता मंगेशकर को मैं सुनूं और मैं आनंदित हो जाऊं, या शास्त्रीय संगीत, जैसी भी मेरी अभिरुचि है, यानी वो चीजें जो मुझे सुंदर लगती हैं वो मेरे लिए अपने आप में मूल्य बनती हैं। इंटेलेक्चुअल वैल्यूज, अध्ययन करना, रिसर्च करना, देखिए लोग साइंटिस्ट डूबे हुए हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, उनको उसमें एक आनंद की प्राप्ति होती है, एक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें वस्तुएं नहीं हैं। इकोनॉमिक मूल्य की बात वस्तुओं के साथ में खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो दूसरी मैंने वैल्यूज की बात आपसे की अभी, बॉडीली वैल्यूज से लेकर के इंटेलेक्चुअल वैल्यूज तक, ये केवल कुछ उदाहरण है। कभी भी ये ना समझें कि इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज खत्म हो गई। जो भी चीज आपके प्रयोजन की, आपके जीवन की सफलता में कंट्रीब्यूट करती है वो मूल्य हो सकती है। मैं सिर्फ कुछ उदाहरण देकर के आपको ये समझा रहा हूं। तो ऑल दीज वैल्यूज आर नीड्स और रिक्वायरमेंट्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ विच मैन डज समथिंग। इसके लिए मैं प्रयास करता हूं, मेरे भ्रातृत्व की रक्षा के लिए मैं अपने बंधुओं से मिलता हूं, सामंजस्य बनाए रखने के लिए समाज में मैं कुछ त्याग करता हूं, मेरी जो स्वतंत्रता है वो मेरे को मुफ्त नहीं मिली हुई है, उसके लिए मैं किसी नियमों का पालन करता हूं, इत्यादि ये सारी की सारी चीजें मैं करता हूं। दीज मे बी कॉल्ड सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल वैल्यूज। हम इनको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मूल्य कह सकते हैं। अब ये 10,000 रुपए, 40,000 रुपए और 60,000 रुपए वाले मूल्य नहीं है। वी सी दीज वैल्यूज आर नॉन क्वांटिफाइबल इन टर्म्स ऑफ मनी। मैं इनका कोई आर्थिक मूल्य निश्चित नहीं कर सकता हूं। दीज वैल्यूज या गुड्स आर क्वालिटेटिव इंस्टेड ऑफ क्वांटिटेटिव। ये गुणात्मक हैं, ये मात्रात्मक नहीं है, लेकिन ये मेरे मूल्य हैं। मैंने लैपटॉप की बात से ये समझा कि मूल्य में किसको कहता हूं, लेकिन एक बार मुझको मूल्य की बात समझ में आ गई तो मैं ये समझ सकता हूं कि और बहुत सारी दूसरी चीजें मेरे लिए मूल्यात्मक हैं। तो फिर ठीक है, अब बॉडीली वैल्यूज की बात की मैंने, रिक्रिएशन की बात की, हार्मनी की बात की, मैंने बहुत सारी चीजों की बात की। तो मैं ये कहूं, अब मेरे लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि आखिरकार वो मूल्य हैं क्या जिनके पीछे मैं भाग रहा हूं, मैं निरंतर प्रयासरत हूं। द क्वेस्ट ऑफ बीइंग, ट्रुथ, ब्यूटी एंड द हाईएस्ट गुड। तो मूल्य कैसे निर्धारित होता है, कैसे पता चलेगा कि मूल्य क्या है? नेचर ऑफ मैन डिटरमाइंस द नेचर ऑफ वैल्यू। मनुष्य की प्रकृति से यह निश्चित होता है कि मनुष्य के मूल्य क्या हैं। मनुष्य की प्रकृति क्या है? क्या है मनुष्य? मैन इज अ रैशनल एनिमल। मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। देखिए, मनुष्य के बारे में आपको और भी बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी डेफिनेशन ये निगेट नहीं करेगी कि मनुष्य स्वभावतः एक बौद्धिक प्राणी है। क्यों कहनी चाहिए ये वाली बात कि मनुष्य बौद्धिक प्राणी है, बल्कि मैं थोड़ा सा आगे आकर के इस चीज को बहुत विस्तार से भी समझा दूंगा कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक बौद्धिक प्राणी है। बहरहाल वो कैसे बौद्धिक है इस वाली बात पर मैं आ जाऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज आपसे कहूं कि रीजन डिमांड्स द आंसर टू। मेरी बुद्धि
मैं चाहे कितना ही लेथार्जिक, यानी कि मैं कितना ही ज्यादा बौद्धिक श्रम से बचने वाला व्यक्ति हूं, चाहे मैं कितना ही आराम तलब व्यक्ति हूं, लेकिन ये जो बुद्धि है ना, मानवीय बुद्धि, ये कम से कम 3 प्रश्न को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो गणितज्ञ हो, चाहे वो समाजशास्त्री हो, चाहे वो पेंटर हो, और चाहे वो इनमें से कुछ भी नहीं हो, वो मान लीजिए अशिक्षित और निरक्षर व्यक्ति हो, तो भी उसके सामने, यानी कि किसी भी प्रकार के मनुष्य के सामने 3 प्रश्न अपने आप को प्रकारांतर से प्रस्तुत करते रहते हैं। पहली चीज, ये सब कुछ है, मुझे बहुत सारी चीजें होती हुई या सामने मेरे हैं, नजर आ रही हैं, तो व्हाट इज द अल्टीमेट एग्जिस्टेंस, वो क्या है जो सबसे बाद तक रहेगा, इस सारे अस्तित्व का मूल है। इस प्रश्न का उत्तर जब मैं ढूंढने लगता हूं तो मैं एक प्रकार से तत्व मीमांसा, इसको डेफिनेशनली हम दर्शन शास्त्र की भाषा में हम इसको कहेंगे कि मैं तत्व मीमांसा करता हूं, मेटाफिजिक्स करता हूं, यानी कि जो भौतिक रूप से मेरे सामने प्रदत्त है, इसके मूल में क्या है, यदि मैं उसको तलाशने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा कि यह मेटाफिजिक्स का हिस्सा हो गया। आपने बात कही थी, लेकिन आपकी बात झूठ निकली और उसने सच कहा था। यह सच झूठ का झगड़ा मानवीय व्यवहार में हमेशा चलता रहता है, और स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि फिर वो क्या है जो अंतिम रूप से सत्य है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि भाई देखिए, मैं तो सत्य का साधक हूं। महात्मा गांधी ने कहा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद दी ट्रूथ्स, है ना। तो सत्य, मैं अंतिम सत्य ढूंढना चाहता हूं। अंतिम सत्य का विश्लेषण जब मैं करता हूं या उसकी खोज पड़ताल करता हूं, उसको मैं एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा कहता हूं। और फिर बाद में, जहां से मैंने बात शुरू की थी कि आखिरकार मेरे लिए परम मूल्य क्या है, वो क्या है जिसके अंतर्गत ये सारे के सारे मूल्य समाहित है। मैंने टेलियोलॉजी की बात की थी ना आपसे थोड़ी देर पहले, मैंने प्रयोजन मूलकता की बात की थी ना, अंतिम लक्ष्यों की बात की थी। तो वो परम मूल्य क्या है, मैं मूल्य के प्रश्न का अध्ययन एक्सियोलॉजी या मूल्य मीमांसा के अंतर्गत करता हूं। और इस मूल्य मीमांसा के स्वयं के 2 भाग हो जाते हैं, जिसमें से पहला है एथिक्स, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, और दूसरा है एस्थेटिक्स। अब मैं वापस कंडेंस होकर के एथिक्स वाले हिस्से पर आ जाता हूं, यानी कि मूल्य मीमांसा से निकलते हुए एथिक्स पर बात करता हूं, और बाकी सारी चीजों को हम आगे कभी किसी चर्चा के लिए छोड़ देते हैं। अब उस प्रश्न पर आए कि रैशनल कहने का या बौद्धिक प्राणी कहने का क्या मतलब है, या मनुष्य को बौद्धिक प्राणी क्यों कहा जाता है। मैन इज अ रैशनल एनिमल बिकॉज मैन कैन, एंड मैन अलोन कैन थिंक, वो विचार कर सकता है। मैन कैन रिफ्लेक्ट, वो केवल विचार नहीं करता है, वो विचार उसके लिए कोई एकदम से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, वो जिसको कहना चाहिए कि एक स्टिमुलस और रिएक्शन नहीं है। वो विचार करता है, विचार के ऊपर विचार करता है। उसने जो विचार किया है वो उसके ऊपर विचार कर सकता है, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। वो चिंतन भी कर सकता है और वो अनुचिंतन भी कर सकता है। अनुभव तो सभी चलने फिरने वाले प्राणी करते हैं, लेकिन अपने अनुभव का विश्लेषण केवल मनुष्य कर सकता है। यानी कि उसके साथ में जो कुछ घटित हो रहा है, उसके ऊपर उसके साथ जो बीत रहा है, या उसके करने से जो प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसका अनुभव, उसका विश्लेषण भी केवल मनुष्य ही कर सकता है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कि अपने विचारों का विश्लेषण कर सकता है, जो सीख सकता है। देखिए, सीख तो थोड़ा बहुत पशु भी जाते हैं, है ना, ट्रेन कर जाते हैं। आपने सर्कस में देखा होगा, अब तो खैर बंद हो गया, लेकिन आपने कई सारे जानवरों को ट्रेन देखा होगा। आप शादी में जाते हैं तो वो घोड़ी कुछ नाच वाच करके दिखाती है, जिसके ऊपर दूल्हा बैठा होता है, उसकी ट्रेनिंग की बात कर सकते हैं, लेकिन उसकी ट्रेनिंग वहीं समाप्त हो जाती है। मनुष्य एक अकेला ऐसा प्राणी है जो सीखता है, वो उसको जमा कर लेता है और आने वाली संतति को ट्रांसफर करके चला जाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो केवल मनुष्य में है। आपने देखा होगा कि आज से 1000 साल पहले का शेर भी रणथंभौर में वैसा ही था, और वो आज भी वैसा ही है। उसको शिकार के वैसे ही गुराते हैं जैसा कि उसकी 3 पीढ़ी पहले उसके दादा परदादा शेरों को आते होंगे। लेकिन हम मनुष्य समाज की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास में जो ज्ञान होता है वो पीढ़ियों द्वारा संकलित ज्ञान है, और उसके अंदर हर पीढ़ी एक नया इजाफा करती है। तो ये काम केवल मनुष्य कर सकता है, ये काम केवल मनुष्य कर सकता है। तो मनुष्य इस रूप में एक बौद्धिक प्राणी है। ये बौद्धिक प्राणी क्या करता है? ये बौद्धिक प्राणी वो उन मूल प्रश्नों को उठाता है, जिन 3 प्रश्नों की मैंने बात की थी, कि वास्तव में अस्तित्व किसका है, वास्तव में सत्य क्या है, और वास्तव में परम मूल्य
क्या है। तो अब हम जब ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं, बाय ह्यूमन वैल्यूज वी मीन द आइडियल्स टू स्ट्राइव फॉर। मैं उन आदर्शों की तलाश करता हूं जिनके प्रति मुझे, जिनकी प्राप्ति के प्रति मुझे प्रयासरत रहना चाहिए। These ideals are not the facts of existence, but the ideals to be pursued. ये आइडियल्स कहीं रखे हुए नहीं मिलेंगे, ये कोई ट्रेजर हंट नहीं है कि मैं जाऊंगा जंगल में कोई नक्शा देख करके और मैं इसको निकाल लूंगा, बल्कि ये किस तरीके की बात है कि मुझे सतत प्रयास करना पड़ेगा इनको पाने के लिए। वस्तुतः ये मैंने प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन इनको वस्तु स्थिति बनाने के लिए मुझे मेरे पूरे समाज को इनके अनुरूप ढलना होगा। ये आदर्श हैं जो मुझे प्रेरित करेंगे मेरे व्यवहार को परिवर्तित और परिमार्जित करने के लिए। These are desirables for the perfection and excellence. ये मेरी पूर्णता और मेरी उत्कृष्टता के दिग्दर्शक हैं, ये वो पॉइंटर्स हैं जिनकी तरफ मैं बढ़ता हूं तो मैं कहता हूं कि मैंने मनुष्य के रूप में पूर्णता को प्राप्त किया या उत्कृष्टता को प्राप्त किया। मॉरल वैल्यूज, देखिए वैल्यूज की बात आ गई है ना। मोबाइल की क्या वैल्यू है उसको अब हम इकोनॉमिक वैल्यू की खांचे में रख करके छोड़ दिया। मॉरल वैल्यूज आर पिक्यूलियर टू ह्यूमंस एंड आर देयरफॉर रेफर्ड टू एज ह्यूमन वैल्यूज। वैल्यूज बहुत सारी चीजों में हो सकती है, लेकिन जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो मूल्यात्मक चेतना से उद्भूत होने वाली जो मेरे अंदर विचार हैं, है ना, उनकी जब मैं बात करता हूं, जब मैं उस प्रकार के मूल्यों का निर्माण करता हूं आदर्शों के रूप में, तब मैं ये कहता हूं कि ये ह्यूमन वैल्यूज हैं। तो मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों को कुछ जानकारी मिली होगी कि मैं वैल्यूज में और ह्यूमन वैल्यूज में किस तरीके से फर्क करता हूं। तो टू बी ह्यूमन इज टू हैव अ रैशनल कंसेप्शन ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। मनुष्य होने का जिसको कहना चाहिए कि अर्थ किसमें निहित है, मनुष्य सत्य के बारे में चिंतन कर सके, सौंदर्य के बारे में चिंतन कर सके और शुभत्व के बारे में चिंतन कर सके। और कैसा सत्य, कैसा सौंदर्य और कैसा शुभत्व, जो कि अपने आप में परम है, चरम है। ऐसा नहीं कि मुझे अभी भूख लग रही है और मुझको खाना खा लेना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार का विचार मनुष्य करता है, माइंड एंड बॉडी रिलेशन होता है, ये सारी की सारी चीजें स्वाभाविक रूप से भी होती हैं। लेकिन उन मूल्यों की तलाश करना जिसमें जीवन की पूर्णता है, जिसके अंदर मुझे चेतन होकर के सप्रयास उन मूल्यों को खोजना पड़ता है, और मुझे यह भी देखना पड़ता है कि वो सिर्फ मेरे ही नहीं है बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए श्रेयस्कर हैं। ऐसी चीजों पर जब मैं बात करता हूं, मैं परम मूल्यों की बात करता हूं, यानी कि मैं परम सत्य को, परम सौंदर्य को और परम शुभत्व को देखने की बात करता हूं, तभी मेरे रैशनल बीइंग होने के नाते मेरे चिंतन की पूर्णता होती है। भारतीय परंपरा में इसी खोज को सत्यम, शिवम और सुंदरम की खोज कहा गया है। अब आप मूल्यों की बात आपने कर ली और मैंने आपको यह बताया कि देखिए जिस भी चीज से मेरी कुछ उपयोगिता है या मेरी कोई प्रयोजन सिद्ध होता है, मैं उसको मूल्य कह सकता हूं। मैं मूल्यों को एक दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं सकारात्मक और नकारात्मक मूल्यों की बात मैं कर सकता हूं। देखिए मूल्य के बारे में नकारात्मकता की बात हमारी पाठ्य पुस्तकों में लिखी गई है, लेकिन जो शुभ है वो नकारात्मक हो नहीं सकता, है ना। लेकिन हम कभी कभी इस प्रकार की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बहुत प्राचीन इतिहास से उदाहरण लूं, तो मैं किसी बहुत क्रूर व्यक्ति की बात करूं या किसी दुष्ट या भ्रष्ट व्यक्ति की बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई उसके तो मूल्य बड़े निगेटिव थे। लेकिन दूसरी तरफ मैंने अभी जितनी मूल्यों पर चर्चा की, यदि मैं कहता हूं कि वो बौद्धिक प्राणी होने के नाते केवल मूल्य का विश्लेषण या अनुशीलन करता है, तो फिर नेगेटिव मूल्य की जो अवधारणा है वो इतनी ठोस नहीं ठहरती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, है ना, सकारात्मक और नकारात्मक मूल्य हो सकते हैं। गुड इज पॉजिटिव वैल्यू एंड बैड और इविल इज नेगेटिव वैल्यू। मान लीजिए कि कोई जना, है ना, अब आतंकवादी का उदाहरण हम एक बार के लिए लेकर के देखें और आप उससे बात करेंगे तो वो इतना भ्रमित है बेचारा, वो कहेगा कि मैं तो किसी मूल्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहा हूं और बल्कि मैं तो अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब हम एज रैशनल बीइंग सोचते हैं, जब बौद्धिक समाज इस चीज के बारे में सोचता था, हम ये कहते हैं कि भाई देखिए इसने अपने लिए गलत मूल्यों का चयन कर रखा है, उसको हम नेगेटिव वैल्यूज कह सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यूज एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। इंट्रिंसिक यानी कि जो उपकरण जो कि स्वतः मूल्य हैं, और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज यानी कि उपकरण मूल्य हैं। वो मूल्य जो किसी अन्य मूल्य की सिद्धि में सहायक होते हैं, उनको मैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू कहता हूं, और जो चीजें स्वतः सिद्ध मूल्य हैं उनको मैं इंट्रिंसिक वैल्यूज कहता हूं।
मैं पुस्तकों की बात भी आपसे थोड़ा देर में कर दूंगा कि कौन सी पुस्तकें आपको इन सारी चीजों के लिए पढ़नी चाहिए। तो थ्योरीज ऑफ रियलाइजेशन ऑफ वैल्यूज और गुडनेस। अब शुभत्व की बात मेरे सामने आ गई, मूल्य की बात मेरे सामने आ गई, तो मैं शुभत्व या मूल्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के सिद्धांतों की बात कर सकता हूं। ये सिद्धांत बिल्कुल उसी तरीके से परिभाषित होते हैं जिस तरीके से मेरी जो मैंने वर्च्यू एथिक्स की या डियोंटोलॉजिकल एथिक्स की बात की थी, जिस तरीके से नीति शास्त्र का स्वरूप डिसाइड होता है, उसी तरीके से वो सिद्धांत भी डिसाइड होते हैं जो कि मेरे मूल्य या शुभत्व की प्राप्ति में सहायक हैं। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म या टेलियोलॉजी की बात हम ये कर सकते हैं कि ये सिद्धांत वो मानते हैं कि परिणाम हमारे कर्म का यदि शुभ है तो कर्म शुभ है। हम इतनी सी बात यहां पर करें, राइटनेस ऑफ एक्शन और ड्यूटी इज द मॉरल स्टैंडर्ड। मेरी नैतिकता का मापदंड क्या है, नैतिकता का पैमाना क्या है, नैतिक सिद्धांत क्या है कि वह कर्म जो कि उचित को सामने रख करके किए जाते हैं, है ना। कांट की मॉरल थ्योरी आप सब लोगों ने पढ़ी है। कांट ने जैसा कि बताया कि देखिए, परिणाम की चिंता न करते हुए, परिणाम को कंसिडर न करते हुए और भावना शून्य होकर के शुद्ध बुद्धि से, है ना, शुद्ध बुद्धि तो खैर एक टेक्निकल टर्म हो जाएगा कांट के रेफरेंस में, लेकिन केवल बुद्धिपरक उचित का निर्णय करते हुए जो कर्म किए जाएंगे वो ही नैतिकता का पैमाना होने चाहिए। आपका नैतिक कर्म कौन सा कहलाएगा? मान लीजिए, जैसे कांट ने एक उदाहरण दिया कि आप दया करके किसी मांगने वाले की सहायता कर देते हैं, और यदि आपने ये काम भावना प्रधान होकर के किया है, बुद्धि प्रधान होकर के नहीं किया है, तो ये कर्म अनैतिक कर्म कहलाएगा, चाहे आपको हृदय से ये कितना भी अच्छा लगे। जब तक आप उसको सार्वभौमिक नैतिक नियम नहीं बना लेते या नहीं बना सकते, ऐसा कोई भी किया गया कर्म अनैतिकता की श्रेणी में आएगा। और उसी तरीके से बीइंग गुड रादर देन डूइंग गुड, जो इस सिद्धांत के ऊपर प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, इस प्रकार के ग्रीक दार्शनिकों ने जो बात की, या अभी नए युग में इन सिद्धांतों की बात थोड़ी सी एम्स्कॉम ने की है, या एल्सडर मैकेंटायर वर्च्यू और आफ्टर वर्च्यू की बात कर रहे हैं। बहरहाल आपको इन सारी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। हम ये कहेंगे कि इस प्रकार से नैतिक सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। सवाल ये है कि आपने ये सारी की सारी थ्योरीज बनाई और आज फिर भी एक दो राह या चौराहा मेरे सामने है कि मैं इनमें से आखिरकार कौन से सिद्धांत का वर्णन करूं, किस प्रकार के नीति शास्त्र को मैं श्रेयस्कर नीति शास्त्र मानूं। ये समस्या आ जाती है कि भाई देखिए, आपने तो अभी मुझसे ये सवाल किया जा सकता है कि सर आपने तो 3 तरीके की एथिक्स की बात करा दी। अब मान लीजिए मुझसे ये विद्यार्थी पूछे कि मुझे किस प्रकार के नीति शास्त्र का चयन करना चाहिए या किस नीति शास्त्र को श्रेष्ठ नीति शास्त्र मानना चाहिए। ये प्रश्न अपने आप में वैध है और ये हमको मॉरलिटी के डेवलपमेंट के प्रश्न पर ले जाता है। मॉरल कमिटमेंट एंड मॉरल क्राइसिस। माई कमिटमेंट टू मॉरलिटी इज रिफ्लेक्टेड इन प्रैक्टिस। मैं नैतिक व्यक्ति हूं या मैं नैतिकता का पालन करता हूं, ये मेरे व्यवहार से ही परिलक्षित होता है। I conform to moral principle or standard, say hedonism or duty or perfection or some other, till there is a moral crisis. दिक्कत क्या हो गई? मैं किसी भी नैतिक सिद्धांत को ठीक मान सकता हूं, मैं सुखवादी सिद्धांतों को लेकर के चल सकता हूं, मैं उनको परम स्टैंडर्ड मान सकता हूं, मैं ड्यूटी को यानी कि कर्तव्य नीति शास्त्र को श्रेयस्कर मान सकता हूं, या मैं आत्मपूर्णतावादी सिद्धांत को श्रेयस्कर मान सकता हूं। मुझे इनमें से किसी भी चयनित सिद्धांत को मानने में तब तक परेशानी नहीं होगी जब तक कि मॉरल क्राइसिस यानी कि एक नैतिक विरोधाभास की स्थिति, या जिसको कहना चाहिए नैतिक संकट की स्थिति मेरे सामने नहीं बन जाती। और जैसे ही मॉरल क्राइसिस की बात मेरे सामने आती है, मॉरल क्राइसिस इज अ सिचुएशन इन विच नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स बिकम एट लीस्ट अपैरेंटली कॉन्ट्ररी, आपस में उनमें गतिरोध नजर आने लगता है, वो उनकी स्पष्टता थोड़ी सी क्षीण हो जाती है, या फिर वो मुझे दिशा निर्देश देने में, कर्म का निर्देश देने में अपनी पोटेंसी या अपनी, जिसको कहना चाहिए शक्ति, खोते हुए प्रतीत होते हैं।
तो हम ये देखेंगे कि जो भी डेवलपमेंट हुआ है मॉरलिटी का या नैतिक चिंतन का, उनके विकास के लिए जो बात मैंने शुरू में कही थी, इसी प्रकार के मॉरल क्राइसिस जिम्मेदार होते हैं। जब तक कि नैतिक संकट नहीं आएगा, नैतिक सिद्धांत का परिमार्जन नहीं होगा। तो नैतिक संकट इस दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी हैं क्योंकि वो हमारे नैतिक चिंतन को परिष्कृत करते हैं। मॉरल क्राइसिस एंड डेवलपमेंट मॉरलिटी। इन मॉरल क्राइसिस द मॉरल कॉन्सेप्ट सच एज गुड, राइट, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन इत्यादि आर ऑल रीइंटरप्रेटेड। हमको फिर नए सिरे से नैतिक संप्रत्ययों की व्याख्या की आवश्यकता पड़ने लग जाती है। कैसे पड़ने लग जाती है? जो चीज को हम जितना प्रदत्त मान करके चल रहे थे, अब हमको यह लग रहा है कि वो उतनी सुदृढ़ या उतनी सुस्पष्ट नहीं बची है, तो मैं फिर से क्या सवाल उठाऊंगा, नहीं, अब हम दोबारा इस चीज के ऊपर चिंतन करें कि हम शुभ किसको कहते हैं, हम दोबारा से इस चीज के ऊपर चिंतन करें कि हम मूल्य किसको कहते हैं, हम दोबारा से इस चीज के ऊपर चिंतन करें कि हम कर्तव्य किसको कहते हैं, हम उचित किसको कहते हैं। लेकिन जैसे ही, विद्यार्थियों आप थोड़ा सा ध्यान से इस बात को नोट करें कि जैसे ही हम संप्रत्ययों के विश्लेषण पर आ जाते हैं, हम नीति शास्त्र के नॉर्मेटिव कैरेक्टर को छोड़ देते हैं और हम जो ये विश्लेषण परक अध्ययन है इसको करने लगते हैं, तो हम इसको नियामक या आदर्श मूलक नीति शास्त्र न कह करके अब हम इसको अधिनीति शास्त्र या मेटा एथिक्स कहते हैं। तो मेटा एथिक्स ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अलग रहने वाली चीज है। नीति शास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण होगा तो आगे पीछे नैतिक संकट भी उत्पन्न होंगे, नई स्थितियां आएंगी, नई चुनौतियां आएंगी, नई मॉरल चुनौतियां आएंगी, और जब ये मॉरल चुनौतियां, नैतिक चुनौतियां हमारे सामने आएंगी तो अधिनीति शास्त्र दोबारा से सेंटर स्टेज में आ जाएगा। तो एक दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल दिया था कि हम केवल नॉर्मेटिव एथिक्स की बात नहीं कर सकते, हम अब मेटा एथिक्स की बात भी हमारे लिए जरूरी हो जाती है। खासतौर से जो विद्यार्थी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जिनके पास में एथिक्स है, उनके लिए ये चीज ज्यादा उपयोगी है क्योंकि उनको मेटा एथिक्स या अधिनीति शास्त्र का अध्ययन ज्यादा करना होगा और करना चाहिए। तो जब हम अधिनीति शास्त्र की बातें करने लग जाते हैं, फिर हम ये बात करते हैं कि ऑट इंप्लाइज कैन और यूनिवर्सलाइजेबल मैक्सिम। कांट ने जब इस चीज के ऊपर विचार किया तो उन्होंने इस प्रकार के निष्कर्ष निकाले। मैं समझता हूं कि बीए के छात्रों के हिसाब से तो बात काफी हो चुकी नीति शास्त्र को लेकर के, और धीरे धीरे जैसे आपके प्रश्न यदि आएंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि जो कुछ मैं बता सकूं या क्लियर कर सकूं। ये अधिनीति शास्त्र की जब हम बात कर रहे हैं कि गुड को उन्होंने एक नेचुरलिस्टिक फैलेसी या प्रकृतिवादी तर्क दोष के माध्यम से उन्होंने शुभत्व को एक्सप्लेन करने की, या शुभत्व की जिसको कहना चाहिए कि नॉन नेचुरलिस्टिक नेचर शुभत्व का स्थापित करने की, अप्रकृति शुभ उन्होंने कहा कि एक प्रकृतिवादी संप्रत्यय नहीं है। शुभ को आप शुभ के बारे में विचार कर सकते हैं, आप शुभत्व के बारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन आप शुभ को पकड़ करके ला नहीं सकते सामने। वो हमारी उस परिधि के, हमारे उस कंसेप्चुअलाइजेशन के बाहर है। हेयर ने यूनिवर्सल प्रिस्क्रिप्टिविटी की बात की, यानी कि सार्वभौमिक निर्देशात्मकता की बात की। एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो हैं वो कांट के बिल्कुल विपरीत, उस कठोरवाद के बिल्कुल विपरीत एक स्वतंत्रता मूलक नीति शास्त्र की बात करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि जितनी अधिक स्वतंत्रता होगी मनुष्य उतना ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होगा। प्लेटो ने जब फिलोसोफर किंग की बात की तो प्लेटो के दिमाग में भी कुछ इसी तरीके से उसने सोचना शुरू किया होगा। अरिस्टोटल ने गोल्डन मीन की बात की। ये सारी की सारी चीजें आप सब लोग जानते हैं। आपके यदि प्रश्न होंगे इन चीजों के ऊपर तो मैं आगे चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आपने अभी तक जो कुछ सुना, मैंने चर्चा की और मैंने आप तक जो कुछ पहचानने की कोशिश की, आप जो भी स्तरीय ग्रंथ पढ़ते हैं आप उनको पढ़ें। आपको जो सुगम लगता है, आपको जो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आने वाला लगता है, आप कोई भी स्तरीय ग्रंथ पढ़ें। कुछ किताबों के नाम मैं आपको बता देता हूं। हमारे अधिकांश विद्यार्थी हिंदी में पढ़ते हैं, तो बीए के लेवल पर कम से कम मैं अगर ये बात करूं तो नीति शास्त्र के मूल सिद्धांत एक बहुत चर्चित पुस्तक है और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली शायद बीए लेवल पर पुस्तक है हिंदी माध्यम में। वेद प्रकाश वर्मा साहब की ये पुस्तक है। इंट्रोडक्शन टू एथिक्स, विलियम लिली, फॉर दोज हु read in English. A manual of ethics by Jadunath Sinha. A manual of ethics by
J.S. मैकेंजी, एक्चुअली J.S. मैकेंजी की पुस्तक थोड़ी सी पुरानी है और मैकेंजी ने काफी कुछ जो ग्राउंड वर्क किया, उनके कहने चाहिए कि एक तरीके से व्याख्याएं आपको हिंदी पुस्तकों में मिल जाती हैं। एक विलियम के फ्रैंकेना की पुस्तक मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों को जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये एथिक्स और मेटा एथिक्स के रिलेशन को कुछ ज्यादा सरल तरीके से थोड़ा सा ज्यादा दर्शाती है। एक नीति शास्त्र नामक पुस्तक मैंने स्वयं ने लिखी थी, दीपक श्रीवास्तव की नीति शास्त्र की पुस्तक, मैं समझता हूँ वैसे शायद ये आउट ऑफ प्रिंट है, लेकिन आपको मिल जाए तो आप इससे भी इसका भी अध्ययन आप कर सकते हैं। एथिक्स ए कंटेम्पररी इंट्रोडक्शन, ये रिलेटिवली नई किताब है, हैरी जे गेंसलर की किताब आई है और मुझको अच्छी लगी, मैं रिकमेंड करूंगा। इसी तरीके से एक एथिक्स की किताब पायस बेन के नाम से आई है। ये इन दोनों ऑथर्स ने बहुत प्रयास किया है कुछ नई समस्याओं को साथ में लेते हुए पुराने सिद्धांतों की व्याख्या करने का। ये बड़े रिसेंट पब्लिकेशंस हैं। पुरानी जो थ्योरीज को, जिसको आप कहना चाहिए कि थोड़ा सा साहित्यिक रूप में यदि पढ़ने में अभी आपकी अभिरुचि है, कंटेम्पररी एथिकल थ्योरीज बाय थॉमस इंग्लिश हिल और एथिक्स एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिस बाय थॉमस इंग्लिश हिल, बहुत खूबसूरत किताबें मुझे ये लगती हैं। ये आप देखना चाहें आपकी लाइब्रेरीज में होंगी जरूर। और अप्लाइड एथिक्स ए रीडर, ये जो मैंने अप्लाइड एथिक्स की बात केवल टच करके छोड़ दी, मैं ज्यादा गहरे में अभी नहीं जाना चाह रहा, एक लेक्चर पर्याप्त भी नहीं है बहुत सारी चीजों को समेटने के लिए। यदि कभी आगे आदेश होगा तो मैं केवल अप्लाइड एथिक्स पर आपसे बात करना चाहूंगा। अर्ल विंकलर और जेरोल्ड आर कुम्स की ये पुस्तक है, आप इसको देखें। और एक प्रैक्टिकल एथिक्स नाम की किताब है पीटर सिंगर की, ये जो नई विधाएं आ रही हैं एथिक्स में या जो नए संप्रत्यय आ रहे हैं, इन्हीं पुराने सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड हैं, लेकिन नए दृष्टिकोण से एथिक्स की बात की जा रही है, वो पीटर सिंगर की किताब है। बहरहाल बीए में आप इन किताबों को केवल तभी देखें जब इनका कोई हिस्सा आपके सिलेबस का अंश हो, अन्यथा आप सिर्फ आपकी अभिरुचि है उस हिसाब से आप पढ़ना चाहें तो ये किताबें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। जो बात मुझे आज कहनी थी, करनी थी, मैं बल्कि मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इस कमिश्नरेट के प्रोग्राम के तहत आप सभी से जुड़ पाया। पंकज जी आगे बताएंगे कि यदि कोई अवकाश है और यदि मेरा सामर्थ्य हुआ तो मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। किसी भी छात्र को कोई क्वेश्चन अगर पूछना है सर से, तो सर से यहाँ मैसेज लेफ्ट में करवा दे तो हम उसी कॉलेज से बात कर लेंगे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी कॉलेज, प्लीज राइट डाउन इन द मैसेज बॉक्स सो दैट वी कैन कम टू यू। जैसे मुझे छात्र दिखाई दे रहे हैं करौली में, करौली से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, करौली अपना क्वेश्चन पूछे। तो अच्छा करेंगे ही। एक बार रिपीट करें क्वेश्चन, थोड़ा लेट शुरू हुई आवाज, एक बार रिपीट कर दें। जी, मेरा प्रश्न है कि बीइंग गुड और डूइंग गुड बोथ आर डिफरेंट। जैसे कि सर ने कहा कि बीइंग गुड जो है, बीइंग गुड ह्यूमन, वो होना चाहिए बजाय डूइंग गुड के। तो क्या ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है? अगर हम अच्छे होंगे तो हम अच्छा ही करेंगे। देखिए, आपने वो ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था पहले। सामान्य स्तर पर हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों चीजों में हमको कोई बहुत गहरा भेद प्रतीत नहीं होता, लेकिन यदि हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से बात करेंगे तो इन दोनों चीजों में थोड़ा फर्क हमको करना पड़ेगा। बीइंग गुड में और डूइंग गुड में कुल मिलाकर के अब बात थोड़ी सा प्रकारांतर ना हो जाए, मेरे को इस चीज का भय है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए मैं समाज में स्थापित मर्यादाओं का पालन करता हूं, तो मैं मर्यादा पुरुष बन जाता हूं और मेरे उस आचरण से सामान्यतया किसी को परेशानी नहीं होगी, चाहे स्थिति कैसी भी हो। भीष्म पितामह
द्रौपदी का चीरहरण लाचार होकर के देखते रहे। एक मर्यादा थी, एक वचन था, और वचन का पालन करना अपने आप में नैतिकता का मानदंड माना जाता रहा। लेकिन यदि इसी की जगह आप ये देखिए कि कहीं दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो नैतिक मानदंडों पर, नैतिक मूल्यों पर स्वयं अपनी चेतना को विकसित करके विचार कर सकता है और नैतिक संकट की स्थिति में वैसा निर्णय ले सकता है जिसका कि कोई पूर्वगामी न रहा हो, उस चीज को हम कहेंगे बीइंग गुड रादर देन डूइंग गुड। वो किसी सिद्धांतों का गुलाम होकर के ना रह जाए, बल्कि वो अपने चरित्र को और अपनी चेतना को इतना उत्कृष्ट करे कि वो नैतिक रूप से उचित निर्णय लेने में स्वयं सक्षम हो, भले ही उसके पास में कोई दिशा निर्देश हो अथवा ना हो, पूर्व स्थापित मानदंड हो या ना हो। ये फर्क है बीइंग गुड में और डूइंग गुड में। मैं समझता हूं कि शायद। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई कॉलेज, एनी अदर कॉलेज, एनी क्वेरी प्लीज रेज योर हैंड और राइट समथिंग ऑन द मैसेज बॉक्स, अदरवाइज वी विल बी कंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर। अगर कोई और स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाहता है तो राइट मैसेज, लेफ्ट मैसेज बॉक्स में अपना मैसेज लिखवा दे तो हम उस कॉलेज से कनेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे दीपक जी का, बहुत ही अच्छा आज लेक्चर रहा। कहीं से कोई क्वेरी रेज नहीं हो रही है, तो थैंक यू वेरी मच दीपक सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।